और खबरें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड एसटीएफ ने सुनील राठी गैंग के गुर्गे अजीत खोखर को गिरफ्तार कर लिया है। अजीत खोखर पर 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। एसटीएफ ने आरोपी के पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 कारतूस बरामद की। अजीत खोखर पर हत्या, लूट के साथ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज है। आरोपी को यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस की बात करते हैं तो इस हत्याकांड में आज केस से जुड़े सबसे अहम गवाह अभिनव कश्यप के कोर्ट में बयान दर्ज किए गए हैं। अभिनव भी उस रिसोर्ट में काम करता था जिसमें अंकिता काम करती थी। अभिनव कश्यप केस में आई विटनेस बताया जा रहा है और पुलिस सुरक्षा के बीच आज अभिनव को कोर्ट लाया गया। कोर्ट में चश्मदीद गवाह अभिनव के बयान दर्ज किए गए। अभिनव का बयान इस केस में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि अभिनव के बयान के बाद इस केस में पुलकित, अंकित और सौरभ की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। अंकिता भंडारी में मेन गवाह है ये अभिनव कश्यप, जो कि वहाँ का कर्मचारी था। इसने लास्ट टाइम पे जो एक्यूज को साथ जाते हुए अंकिता को देखा है, उस संदर्भ में इसकी गवाही हो रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज का दिन काफ़ी अहम रहा, क्योंकि आज जो अंकिता मर्डर केस में आई विटनेस था अभिनव कश्यप, उसकी आज कोर्ट में गवाही की गई। इस दौरान जो तीनों आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं पुलकित, अंकित और सौरभ, वो तीनों भी कोर्ट में पेश रहे और उस दौरान आई विटनेस की गवाही उन्हीं के सामने की गई। तो आज जो मुख्य जो आई विटनेस था, सबसे पहला जिसने पूरी घटनाक्रम को देखा है, यानी कि वो होटल जो रिजॉर्ट था उसमें वो कर्मचारी था और उसी ने लास्ट समय में अंकिता को, तीनों जो आरोपी हैं इसमें बनाए गए, उनको उनके साथ जाते हुए देखा। तो आज उसकी गवाही हो चुकी है कोर्ट में और आने वाले दिनों में अन्य जो गवाह हैं, जो इसमें 90 से ज़्यादा जो गवाह एसआईटी की टीम ने बनाए हैं, उन सभी की गवाही की जाएगी। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। हरिद्वार में बीच सड़क पर मारपीट हो गई। दरअसल लक्सर रोड पर एक गाड़ी को स्कूटी ने टक्कर मार दी, जिससे नाराज होकर गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर ने युवक की पिटाई कर दी। स्कूटी सवार को लात घूंसों से पीटा गया, जिसका वीडियो सामने आया है। वहीं मामले में पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। टक्कर लगने के बाद स्कूटी सवार की वहां पर पिटाई की गई। देहरादून में एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त एक्शन लेते हुए उसे जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। शांति विहार के निरंजनपुर इलाके में 5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। इसकी सूचना पर एमडीडीए ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया। उधम सिंह नगर के गुलरभोज इलाके में बैंक फ्रॉड का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर कनाडा में रहने वाले 70 साल के अनूप सिंह और उसकी मां के नाम पर 32 लाख का लोन लिया गया, जबकि मां गुरुदेव कौर की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक महिला फरार है। इन चारों ने अनूप सिंह, गारंटर और अनूप सिंह की मां बनकर बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब दिसंबर 2022 में लोन को लेकर प्रॉपर्टी के केयरटेकर सच्चिदानंद गुप्ता को धमकी भरे फोन आने शुरू हुए। इसके बाद बैंक को जानकारी दी गई और फिर बैंक मैनेजर ने दिसंबर 2021 में लिए गए लोन को लेकर पुलिस केस दर्ज कराया और उस खुलासे के बाद आरोपियों को पकड़ा गया। नाम पे ये उनका जमीन का कागज, उनका मकान का कागज दिखाकर उसके आधार पर कृषि लोन और विभिन्न प्रकार के लोन अप्लाई कर देते थे। बड़े बड़े बैंकों को ही ठगी करने वाला एक सोफिस्टिकेटेड गैंग का और सोफिस्टिकेटेड मोडस ऑपरेंडी का हमने पहली बार पर्दाफाश किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार है। इसमें एक कैरेक्टर बना अनूप सिंह, दूसरा कैरेक्टर बना अनूप सिंह का भाई और तीसरा कैरेक्टर बना गारंटियर। एनसीईआरटी के सिलेबस से अभी कुछ चैप्टर हटाने का विवाद थमा भी नहीं था।
इसी बीच उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड की किताब पर विवाद खड़ा हो गया है और स्कूल में अम्मी अब्बू पढ़ाने को लेकर ये बवाल हुआ है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आईसीएसई बोर्ड से मान्यता रखने वाले एक स्कूल में क्लास 2 की अंग्रेजी की किताब गुलमोहर 2 में मदर का मतलब अम्मी और फादर का मतलब अब्बू लिखा गया है। देहरादून में एक 7 साल के बच्चे ने स्कूल से लौटने के बाद अपने माता पिता को अम्मी अब्बू कहा तो मामला सामने आया। बच्चे ने अपने पिता को बताया कि टीचर ने मदर का मतलब अम्मी बताया और फादर का मतलब अब्बू, जिसके बाद बच्चे के पेरेंट्स पहुंचे और इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की, लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद देहरादून डीएम से इसकी लिखित शिकायत की। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ना शुरू किया तो हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गया। मैं यहाँ आपत्ति तो आपको पता ही है, जो अम्मी अब्बू का ये सिलसिला शुरू हुआ है ये देवभूमि में और जड़ न फैलाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं ताकि ये 500 जो स्कूलों में किताब जा रही है गुलमोहर की, ये तुरंत बैन होनी चाहिए। जो कि एक छोटे सा बच्चा को जो पढ़ाया जा रहा है वही वो घर में आके बोलेगा भी, वही वो सीखेगा। क्या अम्मी और अब्बू उसको पढ़ाया जाना उचित है? किसी भी लिहाजे में उचित नहीं है। मामले में स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि आईसीएसई के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई की जा रही है और इसी साल ये चैप्टर नया आया है, जबकि डीजी एजुकेशन जांच की बात कहते हैं। एंड द कंटेंट जिसकी बात आप अभी कर रहे हैं वो हमेशा से नए चैप्टर्स आते रहे हैं, नए चैप्टर्स ऐड होते रहे हैं इस बुक में, और हर बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर टेकिंग अ बुक इन दिस सेशन तो फाइन, उसमें जो चैप्टर हैं ठीक है, आने वाले 1-2 सेशंस के बाद चैप्टर्स उसमें चेंज हो जाया करते हैं। इट हैपेंस। तो जो शिकायत जिलाधिकारी देहरादून को सौंपी है उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को मैंने भी निर्देशित किया, उन्होंने भी कहा है कि इसका परीक्षण कर लें, दोनों पक्षों से बात कर लें और जो पाठ्य पुस्तक है उसका भी अवलोकन कर लें कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ आई है। तो पूरा देखने के बाद और समस्त पक्षों से वार्ता करने के बाद फिर हम लोग किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। प्रदेश में आईसीएसई बोर्ड की मान्यता वाले करीब 500 से ज्यादा स्कूल हैं। ऐसे में हिंदू संगठन ने सोशल मीडिया में मामले को उठाया कि सरकार तमाम स्कूलों की जांच कराए कि कब से और किन किन स्कूलों में इस तरह की किताब पढ़ाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उन्याल की रिपोर्ट। नाबालिग छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की अब भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पेट दर्द की शिकायत के बाद नरेंद्र शाह को ऋषिकेश लाया गया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो प्राइमरी रिपोर्ट नरेंद्र शाह की आई है उसके मुताबिक डॉक्टरों ने नरेंद्र शाह को पूरी तरह से फिट बताया है। यही नहीं, नरेंद्र शाह अच्छी तरह से खाना खा रहा है, चल फिर रहा है। आरोप है कि नरेंद्र शाह पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए बहाने बना रहा। ऋषिकेश एम्स में आज नरेंद्र शाह की एंडोस्कोपी होनी थी, लेकिन वो आज नहीं हो पाई। साथ ही नरेंद्र शाह की हेल्थ को लेकर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी आज ही आनी थी, लेकिन प्राइमरी रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र शाह अब पूरी तरह से फिट बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में नाबालिग स्टूडेंट के साथ यौन शोषण का आरोपी क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह अब भी गिरफ्तारी से दूर है। आरोपी शाह मनमर्जी से अस्पताल बदल रहा है, इलाज के नाम पर पुलिस कार्रवाई से भाग रहा है, लेकिन खाकी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। पोक्सो से संबंधित जितने भी मामले होते हैं इसको एक तो तत्काल विधि सम्मत रूप से इसमें एफआईआर लॉन्च करके और जो भी वांछित विधिक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए हम लोग उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कार्रवाई करते हैं। ये है राजधानी देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर। एसएसपी साहब खुद मान रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट में तुरंत एक्शन होता है, गंभीर कार्रवाई होती है और दोषी को बख्शा नहीं जाता। मगर देहरादून में क्रिकेट कोचिंग के नाम पर छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह अब भी सलाखों से कोसों दूर है। हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है नरेंद्र शाह पर आरोप लगाने के बाद पॉक्सो एक्ट के साथ ही SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो चुका है। यहाँ तक कि ऑडियो वायरल होने के बाद आरोपी नरेंद्र शाह छात्राओं को पहले धमका भी चुका है। मगर लगता है कि देहरादून पुलिस किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है और इसलिए नरेंद्र शाह को खुला छोड़ा हुआ है। ये हालात तब हैं
जबकि डॉक्टर कह चुके हैं कि नरेंद्र शाह पूरी तरह से ठीक है। वो पेट दर्द का बहाना बना रहा है, मगर मजाल है कि कोई नरेंद्र शाह को गिरफ्तार करना तो दूर, पूछताछ ही कर ले। सवाल खाकी पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आरोपी पूरी तरह से ठीक है, लेकिन मनमर्जी से अस्पताल बदल रहा है और पुलिस अधिकारी पॉक्सो एक्ट में तुरंत एक्शन का सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं। चाहे 164 पीड़िता का 164 का बयान हो, कोई मेडिकल उसका कराना हो, जितने भी हो पॉसिबल जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए और मुलजिम को अरेस्ट करते हुए और फिर फर्दर इसमें चार्जशीट नियत समय जमा मतलब संबंधित कोर्ट में प्रेषित करते हुए इसमें कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, नरेंद्र शाह और उसका परिवार चोरी के बाद सीनाजोरी पर भी उतर चुका है। मंगलवार को न्यूज 18 रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की गई, मगर पुलिस को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि पॉक्सो एक्ट के आरोपी को ऐसे खुला छोड़ा ही नहीं जाता और अगर इलाज की जरूरत भी थी तो पुलिस की कस्टडी में ही उसका इलाज कराया जाता। लिहाजा पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चे इन्वॉल्व हैं, सेंसिटिव इशू है, तो काफी लोग होते हैं जो अपना फायदा निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, आउटसाइड द कोर्ट हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन वाले हो, ये सब अपना फायदा निकालने की कोशिश करते ही है। मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ एक क्रिकेट कोचिंग चलाने वाला गंदी हरकत करता है। सबूत के तौर पर उसका ऑडियो भी आ जाता है। शर्म के मारे खुद क्रिकेट कोच आत्महत्या की कोशिश भी कर लेता है, मगर लगता है देहरादून पुलिस को ये सब दिखता नहीं है। इसलिए तो अब भी नरेंद्र शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई कब होगी ये भी पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चारधाम यात्रा को लेकर देहरादून सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बीकेटीसी अध्यक्ष और सचिव में तनातनी यहां पर हो गई। अध्यक्ष ने रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। तो सचिव ने वीआईपी व्यवस्था 300 रुपए शुल्क लेने पर उठाए सवाल, जिस पर बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि तिरुपति बालाजी समेत कई मंदिरों की व्यवस्था का अध्ययन कर बनाई गई व्यवस्था। इस पर सचिव ने कहा कि तिरुपति बालाजी और केदारनाथ की तुलना नहीं की जा सकती है। वहीं इस मीटिंग में शहरी विकास विभाग से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी में बुधवार को गंगोत्री हाईवे के पास बने आर्च ब्रिज पर एक ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर चढ़ गया, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन के साथ बीजेपी के कई नेता भी यहां पर पहुंच गए। करीब 5 घंटे तक समझाने के बाद शख्स को नीचे उतारा गया। पुल पर चढ़ा शख्स बीजेपी का मंडल अध्यक्ष मनोज कोहली बताया गया है, जो कि बीते 3 दिनों से ग्रामीणों के साथ कोटबागी मोटरमार्ग बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठा हुआ था। प्रारंभ करने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था। बीच में जब उसी दिन सैनी साहब ने हमको ये कहा था कि कल से वहाँ पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा, लेबर आ जाएगी, मटेरियल पड़ना शुरू हो जाएगा। हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तरकाशी आ रखे हैं, श्री धन सिंह रावत जी, तो कहीं से उन्हें लगा कि शायद मंत्री जी यहाँ पर आएंगे, जबकि मंत्री जी का अपना 4 धाम को लेकर के अपना शायद मीटिंग चल रही है, पर उन्हें लगा कि यहाँ से होके आएंगे। एनसीईआरटी के सिलेबस से चिपको आंदोलन के इतिहास को हटाने से उत्तराखंड में लोग खासे आहत हैं। चिपको आंदोलन एक ऐसी विरासत है जिसे लोग आज भी गर्व से अपने नौनिहालों को सुनाया करते हैं, मगर अब स्कूली किताबों में यह नहीं होगा। उत्तराखंड को तमाम नामों के साथ ही चिपको आंदोलन की धरती के रूप में भी जाना जाता है। करीब 5 दशक पहले उत्तराखंड की धरती पर चमोली से पेड़ काटने के खिलाफ जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसे पूरी दुनिया चिपको आंदोलन के नाम से जानती है। महिलाओं का ये आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि भारत सरकार को जंगलों के संरक्षण के लिए न सिर्फ कानून बनाना पड़ा, बल्कि अलग से पर्यावरण मंत्रालय का भी गठन करना पड़ा। इस संघर्षशील इतिहास को उत्तराखंड एक विरासत के तौर पर देखता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इस विरासत को सिलेबस से हटा दिया, जिसके बाद लोग निराश हैं। गौरा देवी का जो प्रयास था हिमालय को बचाने के लिए, हिमालय के जंगलों को बचाने के लिए, उनकी सहेलियों ने जिस तरह से रेणी के जंगलों पर पेड़ों पर चिपक करके
कुल्हाड़ी के वार की परवाह किए बगैर उन्होंने अपने जंगलों को बचाया था, ये पूरी दुनिया में एक मिसाल है। प्रसिद्ध एक्टिविस्ट रीनू पाल का कहना है कि एनसीईआरटी का ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। चिपको हमारी एक ऐसी लेगेसी है जिससे बच्चे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे घटनाक्रमों को सिलेबस से हटाने का बच्चों के जीवन पर लंबे समय तक विपरीत असर डालेगा। और ये तो हमारी एक बहुत बड़ी लेगेसी थी, और एक जो फॉर्मिंग ईयर्स में जब कि बच्चों की एक पर्सनालिटी बनती है, लाइफ लॉन्ग आइडियल्स बनते हैं और इंस्पायर होते हैं, उस टाइम जो हमारे अच्छे मूवमेंट्स थे, स्ट्रगल्स थी, जिनसे कि हमें बहुत सारे सिविल राइट्स या रियलाइजेशन में उनको हेल्प मिलनी चाहिए थी, उसको हटा देना एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों की साइकी पे भी और उनके आइडियल्स पे भी। चिपको आंदोलन की सालगिरह को अभी एक हफ्ता ही बीता है। ऐसे समय पर चिपको के इतिहास को सिलेबस से हटा देने से लोग बेहद नाराज हैं। बावजूद इसके महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की, चिपको आंदोलन सबसे पहले याद किया जाता रहेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बागेश्वर के दुर्गम गांव डोला में कई सुरक्षित हरे भरे पेड़ काट दिए गए। ग्रामीणों के वीडियो वायरल करने के बाद पूरा मामला सामने आया है। ये सभी पेड़ वन पंचायत की जमीन पर लगे थे। यहाँ पर साल 2013 से लगातार भूस्खलन हो रहा था। आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील इसे मानते हुए गांव के जंगल में इस तरह से कई पेड़ों को काटना चिंताजनक है। बिल्कुल ये पांगर के हरे पेड़ हैं, ये कच्चे पेड़ हैं, ये पतझड़ वाले पेड़ होते हैं, और उसमें इतना विशालकाय पेड़ों को इन्होंने काट दिया है। इतना दोहन हो रहा है, इसकी तस्करी हो रही है। पिथौरागढ़ के कानड़ी में अवैध खनन को लेकर डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों पर तय सीमा से अधिक रेत डंप करने का भी आरोप लगा है। साथ ही पट्टाधारी खनन कारोबारी पर नियमों को ताक में रखकर रोड काटने का भी आरोप है। खनन कारोबारी पर रोड के लिए पेड़ काटने का भी आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक पेड़ रोड कटिंग के दौरान काटे गए हैं। यही नहीं, काटे गए पेड़ों को काली नदी में बहा दिया गया। ऐसे में मामले के तूल पकड़ने पर जिलाधिकारी ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इसकी रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया जाएगा। पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को, बड़े किए गए पेड़ों को बुरी तरीके से काट दिया जा रहा है। उस पर प्रशासन आंख मूंद के बैठी है, चुप बैठी है। राज्य में पहली बार बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भाषा संस्थान की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि हर साल गढ़वाली, कुमारी और हिंदी और जौनसारी के नए लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग बोली भाषा के साहित्यकारों को भी सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा, जिसे साहित्य गौरव सम्मान नाम दिया गया है। इस साल सम्मान समारोह का आयोजन मई महीने में होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन आयोजित किए जाएं। 26 जनवरी को उत्तराखंड की जो झांकी पहले नंबर पर रही, उस झांकी को आप अपने शहर में अब देख पाएंगे। झांकी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रवाना किया ताकि मानस खंड के प्लान को प्रदेश की जनता देखकर समझ सके। बाईस सालों में पहली बार कर्तव्य पथ पर निकली उत्तराखंड की झांकी पहले नंबर पर रही, जिसमें कुमाऊं के मानसखंड मंदिर माला मिशन को दिखाया गया। मानसखंड मिशन में 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं मंडल के मंदिरों को डेवलप किया जाएगा और प्लान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। इसीलिए झांकी में जागेश्वर धाम के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क, योग, एपड़ कला को दर्शाया गया। मानसखंड के प्लान को जनता समझ सके और झांकी भी देख सके, इसके लिए 28 मई तक ये झांकी पूरे राज्य में जाएगी। सभी बड़े शहर, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक हेडक्वार्टर मिलाकर ये झांकी कुल 120 जगह जाएगी, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर लोग इस मानसखंड की झांकी को देखें, जिसमें हमारे यहाँ की संस्कृति, यहाँ का हमारा जो प्रमुख हमारे धाम है, प्रमुख मंदिर है, उन सभी को इसमें दर्शाया गया है। योग अध्यात्म की भूमि को दिखाया गया है। तो उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्रों में ये झांकी जाएगी।
उत्तराखंड देवभूमि है जिसमें गढ़वाल को केदारखंड तो कुमाऊं को मानसखंड के तौर पर भी जाना जाता है। उत्तराखंड बनने के बाद गणतंत्र दिवस पर 15 बार झांकी निकल चुकी है, पर अवार्ड सिर्फ 2 बार मिला। साल 2021 में केदारखंड की झांकी को तीसरा और इस बार मानसखंड की झांकी देश में पहले नंबर पर रही। और जो इस बार की मानसखंड झांकी माननीय मुख्यमंत्री का सोच थी और उन्हीं का एक कॉन्सेप्ट था और उसी आधार पर इस झांकी को प्रथम प्राइज हम लोगों को गणतंत्र दिवस परेड में मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि इस झांकी को प्रत्यक्ष रूप से पूरे उत्तराखंड वासी इसको देख सके, इसलिए उन्होंने आज मुख्यमंत्री आवास से इसको रवाना किया। और जिस मानसखंड झांकी से उत्तराखंड की कला संस्कृति को देश दुनिया में नई पहचान मिली, उसके डिस्प्ले में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। काशीपुर के कुंडा थाना के गौरा फार्म के बोरवेल में एक गुलदार फंस गया। फार्म के मालिक ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन गुलदार उससे पहले ही वहां से भाग गया। गुलदार के आने से लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। पिथौरागढ़ में लापता के हमलों पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने ग्रीन कमांडो टीम का गठन कर दिया है और टीम में आधुनिक उपकरणों से लैस 6 वन कर्मियों की तैनाती की गई है। इन्हें लापता पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। वन विभाग का कहना है कि ग्रीन कमांडो की मदद से जहां इंसानों की लेपर्ड से भिड़ंत पर काबू पाया जा सकेगा, वहीं जंगलों में फंसे लेपर्ड को भी निकाला जाएगा। सिख समुदाय के सबसे प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। 20 मई को श्रद्धालुओं के लिए इसे खोल दिया जाएगा। हेमकुंड के कपाट खोलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। बर्फबारी होने के बाद अब जब बर्फ पिघलेगी 20 अप्रैल से इसके बाद हेमकुंड पैदल मार्ग पर बर्फ को हटाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। हेमकुंड साहिब में लगातार मौसम बदल रहा है, जिससे यहाँ पर अभी भी 6 से 7 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 20 मई को प्रारंभ कर दी जाएगी। यात्रा के रास्ते में पड़ी हुई बर्फ को हटाने का कार्य भारतीय सेना द्वारा 20 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया जाएगा। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।